चलिए, तो ये गारंटी मेरी है कि इस वीडियो के बाद से आपका एनसीपी का सारा डर खत्म हो जाएगा। ठीक। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एनसीपी बनानी सीखिए 6 मिनट में। आप कहोगे पागल हो, आधा घंटा लगता है एनसीपी बनाने में, और कैसे बनानी ये भी नहीं पता है। ये नंदा के डायग्नोसिस क्या होते हैं वो भी नहीं पता है। हर डिजीज़ के लिए अलग अलग टाइप से एनसीपी कैसे बनाए। 8 नंबर का सवाल पूछ लेते हैं एनसीपी का, नर्सिंग केयर प्लान बनाओ, तो वहाँ पे कैसे बना के आने, क्या चीज़ें लिख के आऊँ। मुझे तो आधा घंटा यहाँ पे फाइल वर्क करता हूँ तब लग जाता है एनसीपी बनाने में। तो एग्ज़ाम में तो अपने पास 3 ही घंटे हैं, 3 घंटे में भी अपन को पूरी एनसीपी बनानी पड़ती है। कम से कम एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस तो आ ही जाते हैं एनसीपी के। तो इस वीडियो के अंदर हम यही बात करने वाले हैं कि आपको मिनिमम टाइम के अंदर एनसीपी कैसे बनानी है। अब देखो, मैं आया हूँ तो मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स तो ज़रूर बताऊँगा कि पास कैसे होना है, टॉप कैसे करना है। इसके साथ साथ एनसीपी का एक परफेक्ट फॉर्मेट क्या होता है, किस टाइप से अपन को बनानी है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। इसलिए अब इस 6 मिनट की एनसीपी को बनाने के लिए, या 6 मिनट में पूरी एनसीपी को बनाने के लिए आपको मेरा ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। ये हेडेक आप ले लो, लिटरली आप पूरी नर्सिंग के अंदर कभी भी एनसीपी बनाने से हिचकिचाओगे नहीं। क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है, इवन मैंने खुद ने फील किया है कि एनसीपी का क्वेश्चन आता है तो मैं या तो अवॉइड कर देता था, या फिर मुझे लगता था कि यार क्या हेडेक है ये, है ना। अब वहाँ पे टेबुलेट फॉर्म में उसे बनाओ, वहाँ पे डायग्नोसिस बनाओ, उसके उस डिजीज से रिलेटेड क्या मैनेजमेंट लिखना है, क्या इंटरवेंशंस लिखने हैं, ऑब्जेक्टिव्स में क्या लिखना है, इंटरवेंशन रेशनले वगैरह कहाँ पे क्या लिखना है, कुछ पता नहीं लगता। तो अपन आज इसके बारे में बात करने वाले हैं। अब धीरे धीरे इस वीडियो को देखिएगा, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊँगा तो मैं आपको एनसीपी का पूरा फॉर्मेट बताऊंगा। पहले पेज पे मैं आपको बताऊंगा कि एनसीपी कैसी होती है, कैसी दिखती है, कहाँ पे क्या लिखा जाता है। अगर आपको ये पता लग गया, फिर मैं आपको 3 एग्जाम्पल, 3 ऐसे डायग्नोसिस बताऊंगा जो आप किसी भी डिजीज में चिपका के आ सकते हो। और किस प्रायोरिटी पे, 3, 4, और मैं एक तो फर्स्ट प्रायोरिटी का भी एक डायग्नोसिस बताऊंगा एक्यूट पेन का, और उसका कैसे सारा लिखना है आपको एनसीपी में। और बाकी मैं आपको 2-3 डायग्नोसिस ऐसे बताऊंगा जो यूजुअली किसी डिजीज में आप चिपका के आ सकते हो, जब आपके पास कोई भी टाइप का डायग्नोसिस नहीं बचा है जो आप लिख सकते हो। ठीक है, तो अपन बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अपन सबसे पहले चलते हैं, यहाँ पे जो मेजर पॉइंट्स होते हैं वो होते हैं असेसमेंट, डायग्नोसिस, मैं इनको हाईलाइट भी कर देता हूँ साथ साथ। असेसमेंट, डायग्नोसिस, ऑब्जेक्टिव्स, इंटरवेंशन, या जिसके साथ आप चाहो तो रैशनल लिख सकते हो, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप मत लिखिए, या फिर मत लिखिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। देन इम्प्लीमेंटेशन, एवालुएशन, ये पॉइंट्स होते हैं वो जो नर्सिंग केयर प्लान के अंदर आप जनरली इंक्लूड करते हो। असेसमेंट में यू ऑल नो सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा लिखते हैं। सब्जेक्टिव डाटा कैसे लिखते हैं मैं आपको बताता हूँ। सब्जेक्टिव डाटा की स्टार्टिंग से आप ऐसे कर सकते हो कि पेशेंट सेड दैट, पेशेंट ने ऐसा कहा कि आई फील, मैं वैसा फील कर रहा हूँ। जैसे पेन फील कर रहा है तो वो बोलेगा कि आई एम फीलिंग पेन इन, जैसे कि पर्टिकुलर वो कोई एरिया का नाम बता देगा, सिर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव डाटा का मतलब ये होता है कि आपने उस साइन को कैसे असेस किया है। अब देखो, यहाँ की लैंग्वेज आपको जब समझ में आएगी जब मैं आपको एक एग्जांपल देके बताऊंगा। ठीक है, तो आप सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा के बारे में फ़िलहाल इतना जान लीजिए कि सब्जेक्टिव डाटा का मतलब होता है कि पेशेंट ने क्या बोला, और ऑब्जेक्टिव डाटा का मतलब होता है कि आपने कैसे पता लगाया कि सच में उसको वो प्रॉब्लम है। और बात करते हैं डायग्नोसिस की, तो डायग्नोसिस में यूजुअली नंदा के डायग्नोसिस आते हैं, और हमेशा आप पहले डायग्नोसिस उसी चीज़ की बनाते हो जो सबसे मेन प्रायोरिटी पे होता है। मतलब कि पेशेंट सबसे ज़्यादा फील कर रहा है, या पहली चीज़ जो फील कर रहा है, या पहली दिक्कत जो पेशेंट को हो रही है। ठीक है, यानी कि अगर पेन हो रहा है तो आप पहला डायग्नोसिस पेन का बनाओ, जिसको एक्यूट पेन वर्ड दे करके बनाते हैं। बाकी यहाँ पे मैं 3 डायग्नोसिस, 2 डायग्नोसिस और लिख रहा हूँ, जैसे डेफिशिएंट नॉलेज का, एंजाइटी का, फटीग का। ये तीनों डायग्नोसिस या चारों डायग्नोसिस ऐसे डायग्नोसिस है जो हर डिजीज़ में आपको मिल जाएंगे, या फिर आप ये डेफिशिएंट नॉलेज और एंजाइटी को तो हर डिजीज़ में चिपका सकते हो अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं। मैंने आपको पहले, जब मैंने आपको बताया था कि नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे लिखना है, तो मैंने आपको नंदा के डायग्नोसिस बताए थे।
तो उस वीडियो को आप देख करके पता लगाना कि कौन कौन से डायग्नोसिस होते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पे 4 डायग्नोसिस लिखे हैं नंदा के: एक्यूट पेन, डेफिशिएंट नॉलेज, एंजाइटी, फटीग। ठीक है, अब इनको कैसे डायग्नोसिस फॉर्म में लिखना है वो भी मैं एग्जाम्पल के द्वारा ही बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि कुछ डायग्नोसिस होते हैं नंदा के। देन अपन बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की। हमेशा ऑब्जेक्टिव्स को टू लगा करके लिखा जाता है, जैसे टू इंक्रीज समथिंग समथिंग, टू डिक्रीज समथिंग, टू प्रोवाइड समथिंग, टू अवेयर अबाउट समथिंग, टू रिड्यूस लेवल ऑफ समथिंग, है ना। या जैसे कि बात करें एग्जाम्पल, टू रिड्यूस पेन, टू प्रोवाइड नॉलेज, टू डिक्रीज एंजाइटी, टू अवेयर अबाउट डिजीज, टू रिड्यूस फटीग। तो ये क्या है, ये ऑब्जेक्टिव्स है जिनको अपन टू लगा के लिखते हैं। तो ये तो बड़ा ईजी है, ये तो आप डायग्नोसिस पता लगते ही आप लिख दोगे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अपन इंटरवेंशन और रैशनल की। इंटरवेंशन की बात करें तो इंटरवेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एग्जामिनर चेक करेगा तो चेक करेगा डायग्नोसिस क्या बनाया है आपने और इंटरवेंशन क्या लिखे हैं। अब इंटरवेंशन कैसे लिखे जाते हैं वो भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताए थे, फिर आपको बता देता हूँ कि हमेशा सबसे पहले असेसमेंट के पॉइंट्स लिखो कि आपने क्या असेस किया है। एग्जाम्पल दे के बताऊँगा, मैं वादा कर रहा हूँ आगे के 3 एग्जाम्पल्स दूंगा और फिर आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि कैसे लिखा जाता है। चेकिंग लेवल, किसी भी चीज़ का लेवल चेक करना, जैसे न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम का लेवल चेक करना, कुछ मेजरमेंट्स करने। फिर आता है पोजिशनिंग के पॉइंट्स लिखते हैं अपन, है ना, कि पोजीशन दी उसको। फिर कुछ चीज़ के लिए एनकरेज करते हैं तो उसके पॉइंट्स लिखते हैं, आगे पक्का बताऊंगा, घबराओ मत। ठीक है, बस सुनो, अभी ये फॉर्मेट सुनो। साइकोलॉजिकल सपोर्ट के पॉइंट्स लिखेंगे और फाइनल के अंदर अपन आते हैं फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस पे या फिर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। ठीक है, यानी कि दवाई हमेशा हमको लास्ट में देनी है, हमेशा वो सारे मेजर्स यूज करने हैं जो बिना दवाई के हो सकते हैं, आपके बस कहने भर से हो सकते हैं। अब आगे बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन की। इंटरवेंशन के बारे में आप समझ गए, अभी 10-10 एग्जाम्पल्स मैं आपको इंटरवेंशन के दूंगा, आप अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो इम्प्लीमेंटेशन में आपने जो भी इंटरवेंशन लिखे हैं, जैसे असेसमेंट लिखा है तो ईडी लगा देना पीछे, इतनी अंग्रेजी तो आती है ना। तो असेस्ड, चेकिंग था चेक्ड, पोजिशनिंग था तो पोजिशन, एनकरेजमेंट था तो एनकरेज्ड, प्रोवाइडेड, है ना, और एडमिनिस्ट्रेड, तो ईडी लगा के लिख देना। एवाल्यूएशन का मतलब होता है कि पेशेंट अब कैसा फील कर रहा है, तो आप इन पॉइंट्स को ऐसे बना करके लिख सकते हो कि नाउ यानी कि अब पेशेंट इज फीलिंग वेल, या पेशेंट फीलिंग बेटर, पेशेंट फीलिंग कंफर्ट। ठीक है, तो आप इस टाइप के पॉइंट्स बना करके लिख सकते हो। या नाउ पेशेंट्स न्यूट्रिशन लेवल इज मैनेज्ड या बैलेंस्ड। ठीक है, और इस टाइप के पॉइंट्स आप बनाओ, या फिर ब्रीथिंग पैटर्न इज नॉर्मल नाउ। तो इस टाइप के पॉइंट्स आप बना सकते हो किसी भी डायग्नोसिस के, इवैल्यूएशन के। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए कि आपको सिर्फ 2 चीज़ों में जोर आएगा, वो आएगा डायग्नोसिस बनाने में और इंटरवेंशन बनाने में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स आप डायग्नोसिस को देख के लिखोगे, इंटरवेंशन को देख के आप इम्प्लीमेंटेशन लिखने वाले हो, और इम्प्लीमेंटेशन देख के आप इवैल्यूएशन लिखने वाले हो, या ओवरऑल देख के इवैल्यूएशन लिखने वाले हो। अब अपन आगे चलते हैं कि सर हमें ऐसे एग्जांपल्स बताओ कि हम एक तो पास भी हो जाएं और किसी भी डायग्नोसिस को बनाने में भी हेल्प करें। तो मैं आपको यहाँ पे 3 डायग्नोसिस आज बताने वाला हूँ। पहला तो एक्यूट पेन। एक्यूट पेन का कभी भी डायग्नोसिस आ जाए तो आपको कैसे लिखना है वो बताऊंगा। डेफिशिएंट नॉलेज का कैसे लिखना है वो सब बताऊंगा, और इसका नॉलेज डेफिशिएंट का डायग्नोसिस आ जाए तो कैसे लिखना है वो सब बताऊंगा। ये 3 डायग्नोसिस अगर आपने लिख दिए, ठीक है, सॉरी एंजाइटी का, तो एंजाइटी, डेफिशिएंट नॉलेज और एक्यूट पेन, इन तीनों के डायग्नोसिस बताऊंगा। इन तीनों के डायग्नोसिस अगर आपने ढंग से देख लिए तो कोई भी डिजीज आए, शुरू के जो 2 प्रेफरेबल डायग्नोसिस है वो आप अपने हिसाब से बनाइएगा। ये कैसे सीखोगे, जब ये 3 सीख लोगे। बाद में ये 3 डायग्नोसिस बताऊंगा, इन तीनों डायग्नोसिस में से जो आपको प्रेफरेबल लगे वो इसमें चिपका दीजिए। पूरा एकदम जैसे मैं बताऊं वैसे याद करके जाइएगा और आप लिख के आ जाओगे। ठीक है, अभी बताऊंगा 6 मिनट में कैसे लिखना है ना, तो थोड़ा सब्र करो यार। अभी चलते हैं अपन अपने पहले डायग्नोसिस के ऊपर। तो देखो, पहला डायग्नोसिस क्या है अपना, एक्यूट पेन का है। एक्यूट पेन में आपने लिखा सब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा में क्या लिखोगे, पेशेंट सेज ही इज फीलिंग पेन इन, अब एब्डोमेन में है तो एब्डोमेन लिख दो, हेड में है तो हेड में लिख दो। ठीक है,
अब ऑब्जेक्टिव में क्या लिखोगे, ऑब्जेक्टिव डाटा में क्या लिखोगे कि आपने पेन का मेजरमेंट कैसे किया। पेन का मेजरमेंट आपको बताया पेन स्केल से करते हैं, तो मेजरमेंट ऑफ पेन बाय पेन स्केल, या फिर आप फेशियल एक्सप्रेशन देख के पेन का मेजरमेंट कर सकते हो ना। वो बोलेगा अरे बहुत दर्द हो रहा है बहुत, है ना। तो ये फेशियल एक्सप्रेशंस क्या डिनोट करते हैं, डिनोट करते हैं कि ऑब्जेक्टिव डाटा कैसे गेन करना है। अब अपन बात करें डायग्नोसिस की, तो डायग्नोसिस बनेगा एक्यूट पेन, आगे आएगा रिलेटेड टू। अब आपको मैं बड़ी एक कॉमन चीज़ बता दूँ कि सारा पेन का बॉडी में एक ही रीज़न होता है, इन्फ्लामेटरी प्रोसेस। इन्फ्लामेटरी प्रोसेस में क्या होता है, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स आते हैं जैसे ब्रेडिकाइनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन, ठीक है, या फिर इस्चीमिया, हाइपोक्सिया वगैरह है, ये सब लीड करते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एक्यूट पेन रिलेटेड टू टिश्यू इस्चीमिया या इन्फ्लामेटरी प्रोसेस या रिलीजिंग ऑफ इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स लाइक ब्रेडिकाइनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्राइन्स। तो देखो मैंने आपको यहाँ पे क्या चीज़ बताई, आपको पेन की डायग्नोसिस बनानी आ गई है। अब ये रिलेटेड टू के बाद तो आप कुछ भी लिख सकते हो। अगर आप थोड़े बहुत इंटेलिजेंट हो और आपको थोड़ा बहुत डिजीज़ के बारे में जानकारी है तो आपको पता है कि दर्द क्यों हो रहा है। जैसे एंजाइना पेक्टोरिस है तो दर्द क्यों हो रहा है, एमआई है तो दर्द क्यों हो रहा है, ठीक है, पेप्टिक अल्सर है तो उसमें दर्द क्यों हो रहा है, आपको पता है। अब ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ऑब्जेक्टिव्स में मैंने आपको बोला था कि आपको टू लगा करके काम करना है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे लिख दिया टू रिड्यूस पेन एंड प्रोवाइड कंफर्ट टू पेशेंट। इंटरवेंशन की बात करते हैं। इंटरवेंशन में देखना सारे पॉइंट्स ध्यान से देखना। सबसे पहले मैंने लिखा मॉनिटर एंड डॉक्यूमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेन। पेन कैसा है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है वो देखो। एसेस द जनरल कंडीशंस ऑफ पेशेंट, जनरल कंडीशन को एसेस करो। एसेस वाइटल साइंस, मॉनिटर वर्बल एंड नॉन वर्बल क्ल्यूज, कौन कौन से क्ल्यू देख के आपको पता चला। तो मैंने यहाँ पे शुरू के 4 पॉइंट में तो सिर्फ असेसमेंट और मॉनिटरिंग लिखा है, ठीक है। फिर मैंने ऑब्टेन फुल डिस्क्रिप्शंस ऑफ पेन, मतलब लोकेशन क्या है, कहाँ है, कैसा है। रिव्यू द हिस्ट्री, पहले भी कभी पेन था क्या। प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन, अब मैं इंटरवेंशंस पे आया। पहले तो मैंने हिस्ट्री टेकिंग की, असेसमेंट किया, मॉनिटरिंग की, ठीक है। फिर मैंने प्रोवाइड किया उसको कंफर्टेबल पोजीशन दी। कंफर्टेबल पोजीशन के साथ साथ उसको मैंने कंफर्टेबल एनवायरनमेंट दिया, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, आप देख सकते हो कंफर्टेबल एनवायरनमेंट दिया। और फिर मैंने पेशेंट को रिलैक्सेशन टेक्निक सिखाई, जैसे कि मैंने बोला कि भाई तू फास्ट ब्रीथ कर, फास्ट ब्रीथिंग से तेरा पेन कम होगा, ठीक है। और फाइनल फिर भी अगर पेन रिलीव नहीं हुआ तो मैंने उसे बोला कि ठीक है लो, डॉक्टर ने ये दवाई लिखी है एनाल्जेसिक्स, दर्द कम करने की दवाई लिखी है तो वो तू ले ले। अब उसे अगर आईएम देना हो डाइक्लो के फॉर्म में तो वो आप आईएम दे दो, ठीक है। और अगर आईवी देना है टर्माडोल के फॉर्म में तो आप वैसे दे दो, वो बात है। अब अगर अपन बात करें यहाँ पे आगे, इंटरवेंशन आपने लिखे, मैंने पेन के 10 इंटरवेंशन लिखे, आपको ही 5 याद कर लेना। 5 भी ऐसे याद करना जो जैसे नीचे वाले हैं वो तो याद कर ही लेना, 5 के बाद वाले, शुरू के 4 में से 1-2 आप याद कर लेना जो आपको इम्पोर्टेंट लगते हैं। अब आगे बात करें इम्प्लीमेंटेशन की, इजी है। मॉनिटरिंग की है तो मॉनिटर्ड, असेसमेंट किया तो असेस्ड, है ना। और अगर आपने ऑप्टेन किया है, कुछ ऑप्टेन किया है डिस्क्रिप्शन वगैरह तो ऑप्टेंड, रिव्यू किया है तो रिव्यूड, प्रोवाइड किया है तो प्रोवाइडेड, तो ईडी लगाना है पीछे। और इवैल्यूएशन में बस एक लाइन लिख दी कि नाउ पेशेंट इज फीलिंग कंफर्ट एंड नो पेन और रिड्यूस्ड पेन। अब आप मेरी बात सुनिए, आप मेजरली कितने डायग्नोसिस बनाते हो किसी डिजीज में, अगर 8 नंबर का आ जाए तो आप या तो 3 या 5 डायग्नोसिस बनाइए। 3 डायग्नोसिस बनाते हो तो ठीक है, आप 6-8 नंबर ले आओगे। अगर आपने अच्छे डायग्नोसिस बनाया तो 3 में ही नंबर दे देता है, वरना फिर 5 में भी नहीं मिलते। अब बात अपन करते हैं कि इनको कैसे लिखना है, फास्टली कैसे लिखना है। तो दोस्तों आप इनको याद ही करके चल जाओ ना भाई। वहाँ पे सोचोगे इसी चीज़ को, एक्यूट पेन, मतलब पेन किसी भी डिजीज़ में है तो लगभग यही इंटरवेंशंस होते हैं। बस यहाँ पे ये जो रिलेटेड टू लिखा है ना, यहाँ ही तो चेंजेस आता है, इस रिलेटेड टू में ही तो चेंजेस आता है कि किससे रिलेटेड था ये पेन, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादातर मैंने आपको बता दिया कि पेन इन्फ्लामेशन की वजह से होता है, तो आप लगभग जगह ये भी चिपका के आ जाओगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है। और बाकी ऑब्जेक्टिव असेसमेंट सेम है, पेन का ऑब्जेक्टिव सेम है,
इम्प्लीमेंटेशन, इंटरवेंशन सेम है, एवाल्यूएशन सेम है, डायग्नोसिस सेम है, बस रिलेटेड टू के बाद चेंज है, वो आप अपने हिसाब से कर देना, वरना यहीं लिख के आ जाना। और आप ये सोचिए, आप इस पूरे पन्ने को इतना याद करके जाओ कि एग्ज़ाम में एज इट इज़ आपको बस ये लिखना रहे, तो आप 2 मिनट में ये सारा लिख दोगे। इंटरवेंशन 5 ही लिखने हैं, मैंने यहाँ पे 10 लिखे हैं, तो 2 मिनट में आपने ये एक डायग्नोसिस तो वो ख़त्म कर दिया। दूसरे डायग्नोसिस चलते हैं। मान लो कोई मेजर डायग्नोसिस जैसे डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग है या फिर डिक्रीज कार्डियक आउटपुट है, तो इससे रिलेटेड कोई आपको डायग्नोसिस है, वो तो मेजर है फर्स्ट। तो आप थर्ड फोर्थ डायग्नोसिस बना रहे हो तो आप एंजाइटी की बना सकते हो, थर्ड या फोर्थ। पेन की डायग्नोसिस 1 नंबर पे हो सकती है, एंजाइटी की डायग्नोसिस तीसरे या चौथे नंबर पे आएगी। एंजाइटी की डायग्नोसिस में आपको क्या लिखना है कि सब्जेक्टिव डाटा में पेशेंट बोलेगा मैं नर्वस हूँ, टेंस टू डिजीज़ के बारे में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव डाटा में आप लेवल ऑफ एंजाइटी एसेस कर रहे हो, पोस्चर, गेट, फेशियल एक्सप्रेशन देख रहे हो, रेस्टलेसनेस देख रहे हो, और वहाँ पे आपने बाद में बना दिया डायग्नोसिस कि एंजाइटी रिलेटेड टू 3 टू चेंज इन हेल्थ, है ना, क्योंकि यहाँ पे हेल्थ में चेंज आ रहा है। अब आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि टू रिड्यूस एंजाइटी लेवल को रिड्यूस करना है। अब यहाँ पे मैंने कुछ इंटरवेंशन लिख दी है कि जो फैक्टर्स एंजाइटी को प्रमोट कर रहे हैं उन एंजाइटी के फैक्टर को आइडेंटिफाई करो, और आगे आप लिख दो आइडेंटिफाइड। ऑब्जर्व करो वर्बल और नॉन वर्बल क्लूज या साइंस जो आपको बता रहे हैं एंजाइटी है, ठीक है, तो वो ऑब्जर्व कर दिए। ट्राई टू एस्टेब्लिश गुड IPR, एक IPR इस्टेब्लिश करो, पेशेंट की कॉपिंग मैकेनिज्म देखो, सेल्फ कॉन्फिडेंट डेवलप करो अपने आप में भी, पेशेंट में भी, और साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करो, ठीक है। और जो भी वो क्वेश्चंस पूछ रहा है उसके फैक्चुअल आंसर करो, झूठ कुछ मत बोलो, ठीक है। और वेंटिलेट करो, ट्राई टू वेंटिलेट द पेशेंट, है ना, उससे बोलो कि वो अपनी सारी बातें बोले हैं मुझसे। अब ये जो मैंने 8 इंटरवेंशन लिखे, इसमें से आप 5 इंटरवेंशन याद कर लीजिए एंजाइटी के लिए, और इन सबको असेस्ड, मेंटेन्ड, प्रोवाइडेड एस टाइप से लिख दीजिए, और लास्ट में लिख दीजिए नाउ द एंजाइटी लेवल ऑफ पेशेंट इज रिड्यूस्ड। बड़ा इजी है ना। अब ये 2 डायग्नोसिस आपने लिख दिए, अब आपको आइडिया भी लग गया कि किस टाइप से लिखना है। अब पहले पेज को वापस याद करिएगा कि मैंने किस टाइप से बताया था आपको कि किस टाइप से आपको चीज़ें लिखनी है, करनी है। चलिए तो बात करते हैं अब तीसरे डायग्नोसिस, डेफिशिएंट नॉलेज। इसको भी आप किसी भी डिजीज़ में डाल सकते हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ पेशेंट कैसे होते हैं, पता नहीं होता क्या बीमारी है, तो आप इसको डाल दीजिए। तो चौथी या 5वीं डायग्नोसिस आप बना रहे हो, आपको कुछ याद नहीं आ रहा है, तो डेफिशिएंट नॉलेज की डालो। डेफिशिएंट नॉलेज रिलेटेड टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ मेडिकल कंडीशन, ये डायग्नोसिस आपकी बन गई, ठीक है। लिखी हुई है, देख लीजिए यहाँ पे आप सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। सब्जेक्टिव डाटा में आप क्या लिखोगे कि पेशेंट सेज आई डोंट नो व्हाट हैपनिंग विथ मी, पेशेंट बोलेगा मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है। ऑब्जेक्टिव डाटा में बोलोगे कि लैक ऑफ नॉलेज है, पेशेंट को पता नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, लिटरेट है वो, ठीक है, हेल्थ के बारे में उसको कुछ अवेयर नहीं है। और अब आप इसका ऑब्जेक्टिव क्या लिखोगे, टू प्रोवाइड या गिव एडुकेट नॉलेज अबाउट डिजीज, आपको इतना नॉलेज देना है उस पेशेंट को कि वो समझ सके कि उसके साथ क्या हो रहा है, ठीक है। ये देन इसके अगर अपन इंटरवेंशंस की बात करें तो देखो, एसेस द लेवल ऑफ नॉलेज, पहले देखो कि उसको कितना ज्ञान है उस चीज़ से रिलेटेड, है ना। फिर देखो एसेस द एबिलिटी एंड डिज़ायर टू लर्न, क्या वो जानना चाहता है या नहीं चाहता, उसकी फैमिली जानना चाहती है या नहीं चाहती। एनकरेज गुड हैबिट्स, स्मोकिंग है तो छुड़ाओ, बताओ भाई स्मोकिंग से बहुत ज़्यादा नुकसान है। प्रोवाइड फैक्चुअल नॉलेज अबाउट डिजीज़ के बारे में जो फैक्ट्स है वो बताओ। जैसे कैंसर है, कैंसर का पेशेंट है तो अब आपको पता है कि उसकी डेथ हो सकती है, तो उसको बताओ कि भाई कैंसर से मर जाता है इंसान। फिर प्रोवाइड जनरल नॉलेज एंड ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज, आप वो सारी स्ट्रेटजी बताओ कि किस टाइप से उस डिजीज़ को ट्रीट करेंगे, ठीक है। और अगर हो सके तो आप किसी एविएट्स का यूज़ कर लो, कोई पोस्टर है तो उसका यूज़ कर लो। और इन सब के बारे में जब आपको उसमें लिखना है इम्प्लीमेंटेशन में, तो पीछे ED लगा दो, जैसे आपको हर बार करते हैं मैंने बताया, असेस्ड, एनकरेज्ड। और इवैल्यूएशन में बस आपको इतना लिखना है, नाउ पेशेंट हैव सफिशिएंट नॉलेज अबाउट डिजीज। इस पूरे पेपर को आप याद कर लो, लिख लो एक पेपर पे। अब आपको करना क्या है मैं बताता हूँ। 6 मिनट में आपके डायग्नोसिस तैयार है। आप एंजाइटी का डायग्नोसिस
डेफिशिएंट नॉलेज का डायग्नोसिस, पेन का डायग्नोसिस मेरे इस कॉपी से उतार लीजिए, बहुत काम आएगा ये। कुछ डायग्नोसिस होते हैं जो सिस्टम वाइज काम आते हैं, उन सिस्टम वाइज डायग्नोसिस को ऐसे ही लिखो। जब भी डिजीज़ आए तो छाप डालो, छाप दिए, 3 से 4 डायग्नोसिस 5 डायग्नोसिस लिख दिए, तो एवरेज आप जब आपकी 1-2 बार आप एनसीपी बनाओगे तो आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी कि आप 6 मिनट में पूरी एनसीपी बना सकते हो दोस्तों। बहुत इजी है, बार बार बोल रहा हूँ, इजी है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आई होप आपको हमारी ये जो सीरीज़ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वो पसंद आ रही होगी। मेरे जो भी सारे टॉपर्स बैचमेट हैं वो सब इसमें सपोर्ट कर रहे हैं, और लिटरली वो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप याद करोगे एग्ज़ाम के टाइम पे, ठीक है। और एक चीज़ आपको बता दूं कि वीडियोस जो भी आपको पसंद आते हैं उनको लाइक कीजिए, वहाँ पे कमेंट्स कीजिए, ताकि सभी का हौसला बुलंद हो, हमारा हौसला बुलंद हो, हमें भी मोटिवेशन मिले कि हम नए नए वीडियोस बनाएं। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ऐसे वीडियोस को, क्योंकि आप इस सरस्वती माँ को, इस ज्ञान को जितना शेयर करोगे उतना ही ज़्यादा फ़ायदा है आपका भी और हमारा भी होगा। हमें भी एक लॉट ऑफ ऑडियंस मिलेगी जो हमारे वीडियोस को देख रही है। बाकी थैंक यू, और सब्सक्राइब किए भी ना जाइएगा मत।